हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट होते आए हैं। साथ ही साथ हम इसके आंसर को भी देखते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बैक क्रॉस के बारे में कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि मेंडल ने जो है अपने गार्डन में मटर के पौधे को उगाया था और उस पर एक्सपेरिमेंट किया और टोटल 3 लॉ को दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि लंबे पौधे को लिया था एंड छोटे मटर के पौधे को लिया और इसका आपस में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। और क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ कि इनको F1 जनरेशन प्राप्त हुआ था, ठीक है, जिसको कि F1 हाइब्रिड के नाम से भी जाना जाता है। अब आप क्या करें कि यदि इस F1 हाइब्रिड जो कि आपको मिला हुआ है, इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस करा देते हैं इसके किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा दें, चाहे आप इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते हैं, इसका बैक क्रॉस करा देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। यानी जो F1 हाइब्रिड मिला हुआ है इसका किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा देना, वही क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहा जाता है। और एक टेस्ट क्रॉस भी होता है। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं कि जब ये जो F1 हाइब्रिड मिला हुआ है इसका केवल रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तब उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो देखिए इसको क्या बताया गया है, व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस बैक, जब ये जो F1 हाइब्रिड मिला हुआ है इसका क्रॉस कराया जाता है बैक विथ एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, इसके किसी भी पेरेंट के साथ यदि करा रहे हैं, चाहे डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा रहे हैं, चाहे रिसेसिव पेरेंट के साथ करा रहे हैं, इज कॉल्ड बैक क्रॉस। तो इसको क्या कहा जाएगा, बैक क्रॉस कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये आप इस यहाँ पे आगे चार्ट बना सकते हैं। आगे बताया गया है ऑल टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं वो बैक क्रॉस होते हैं। टेस्ट क्रॉस हमने बताया, टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे, जब जो F1 हाइब्रिड मिला हुआ है इसका क्रॉस केवल इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ जब कराया जाता है तब इसको क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो ये भी एक टाइप का बैक क्रॉस ही हुआ, ठीक है। तो जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं उसको बैक क्रॉस कहा जाता है, बट यहाँ पे टी रहेगा, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, लेकिन सभी बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब इसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ F1 हाइब्रिड का क्रॉस हुआ है ये भी एक बैक क्रॉस ही है, लेकिन इसको आप टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशन देखिए बताया गया है, क्योंकि हमने आप लोग को यहाँ पे देखिए बताया कि जो F1 हाइब्रिड है इसका बैक क्रॉस में हम इसके किसी भी पेरेंट यानी डोमिनेंट पेरेंट या फिर रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है ना कि F1 हाइब्रिड का क्रॉस करा दिया जाए इसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ, या फिर इसके जो F1 हाइब्रिड मिला हुआ है इसका क्रॉस करा दिया जाए इस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो दोनों कंडीशन को हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन, क्रॉस हाइब्रिड विथ डोमिनेंट पेरेंट, यानी जब हम हाइब्रिड जो प्लांट हमको मिला हुआ है उसका हम किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, इसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तब देखिए कैसे प्लांट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप पुनेट स्क्वायर बना करके यहाँ पे आप बता सकते हैं। इस तरीके से पुनेट स्क्वायर बनाएंगे जिसमें एक तरफ आप हाइब्रिड को रखेंगे, इस तरीके से रख दीजिए, और दूसरे तरफ आप क्या रखेंगे, इसके डोमिनेंट पेरेंट को रख दीजिए। अब इसमें जब आप क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, जब कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ क्रॉस होता है तब क्या बनेगा, कैपिटल टी, और इसका जब इसके साथ होगा तब क्या बनेगा, कैपिटल टी। अब ये जो है इसका जब इसके साथ होगा तब क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे आप जितने भी प्लांट देख रहे होंगे सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, लंबे ही हैं, ठीक है। यानी ये भी लंबा पौधा ही बनेगा, ये भी लंबा पौधा बनेगा, ये भी लंबा ही, और ये भी लंबा पौधा बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 100% कैसे प्लांट बनेंगे, 100% टाल प्लांट मिलेंगे यदि हम हाइब्रिड का, हम यदि जो F1 हाइब्रिड है उसका यदि हम होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तब, ठीक है। आगे दूसरा कंडीशन क्या है कि क्रॉस हाइब्रिड विथ रिसेसिव पेरेंट, जब क्रॉस करा जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट यानी स्मॉल टी जो है इसके साथ जब क्रॉस कराते हैं तब देखिए क्या मिलेगा। तो इस तरीके से आप फिर से पुनेट स्क्वायर चार्ट बना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, रिसेसिव पेरेंट को लिख देंगे जो कि है स्मॉल टी, और F1 हाइब्रिड को लिख देंगे जो कि है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब इसका क्रॉस आप कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे मिलेगा स्मॉल टी, और इसका जब इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी मिलेगा स्मॉल टी। यानी आपको क्या मिला, ये लंबा पौधा मिला, ये भी लंबा पौधा मिलेगा, और ये छोटा पौधा मिलेगा, और ये भी छोटा पौधा मिलेगा। यानी 50% आपको टाल प्लांट मिलेंगे और 50% आपको ड्वार्फ यानी छोटे पौधे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लिख देंगे। आगे अब हम टेस्ट क्रॉस की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में देखिए इसको डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट,
इंपॉर्टेंट। होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया कि ये इस तरीके से लिखा जाए तभी होमोजाइगस होता है, और यदि हेट्रोजाइगस का मतलब ये क्या है, हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, इस तरीके से यदि सेम एलील्स होते हैं तो उसको होमोजाइगस कहा जाता है, वही डिफरेंट एलील्स हो जाते हैं इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो F1 हाइब्रिड मिला हुआ है, जो कि क्या है यहाँ पर देखिए, जो ये F1 हाइब्रिड मिला हुआ है इसका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ये क्या है, ये देखिए होमोजाइगस है क्योंकि स्मॉल टी सेम एलील्स हैं, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। ठीक है, तो वही बताया गया, व्हेन F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। आगे बताया गया है, और टेस्ट क्रॉस आलो इज टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप्स, यानी टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य प्रभावी फिनोटाइप के जीनोटाइप का निर्धारण करना है। ठीक है, यानी यहाँ जो F1 हमें हाइब्रिड मिला हुआ है, यदि इसका जीनोटाइप बताना हो तब क्या किया जाएगा, टेस्ट क्रॉस कराया जाएगा, जिससे कि क्योंकि जब आप इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे तब आपको क्या मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसका जीनोटाइप कैसा है। ठीक है, इसमें आपको टाल भी प्लांट मिलेंगे, ड्वार्फ भी मिलेंगे। ठीक है, तो जीनोटाइप यदि जब हमें किसी भी हाइब्रिड का पता करना होता है तब उसका टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, उसके रिसेसिव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोप्टोसिस। तो देखिए एपोप्टोसिस क्या होता है, सबसे पहले आप सेल डेथ को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सेल डेथ को समझिए। सेल डेथ जो होता है ना, सेल डेथ 2 टाइप का होता है, यानी सेल जो डेथ होते हैं 2 टाइप्स से होते हैं। एक होता है एपोप्टोसिस प्रोसेस के द्वारा हो जाए या फिर नेक्रोसिस प्रोसेस के द्वारा हो जाए। तो एपोप्टोसिस प्रोसेस के द्वारा यानी कि एक प्रोग्राम बना करके जब सेल का डेथ किया जाता है तब उसको एपोप्टोसिस कहा जाता है। नेक्रोसिस यानी कोई भी इंजरी आपको हो गई तो उसको क्या होता है, उससे जो सेल डैमेज होते हैं, हाथ कट जाते हैं, इससे जो सेल डैमेज होते हैं वो क्या होता है, नेक्रोसिस के द्वारा होता है सेल का डेथ। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है एपोप्टोसिस के बारे में। तो देखिए एपोप्टोसिस में सबसे पहले होता क्या है समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये क्या है, आपके बहुत सारे सेल इस तरीके से रहते हैं, पास पास रहते हैं, और क्या हो जाता है कि कोई भी यूवी रे की वजह से ये जो सेल है वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, ये सेल क्या हो चुका है कि इसमें इन्फेक्शन हो चुका है, यूवी रे की वजह से म्यूटेशन आ गया है। अब जब इसमें म्यूटेशन आ गया तो ये क्या करेगा कि ये सेल अपने आप को समाप्त करने का कोशिश करेगा। तो ये सेल सबसे पहले क्या करेगा कि पहला श्रिंक होना, ये नॉर्मल सेल था जिसमें कि अब क्या हो चुका है, अब इसमें यूवी रे की वजह से म्यूटेशन हो चुका है। तो ये सेल क्या करेगा कि श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इसको खुद को समाप्त करना है ताकि इसके आसपास के जो सेल है वो डैमेज ना हो पाए। तो ये पहले श्रिंक होगा, उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से टूट जाएगा। उसके बाद जो मैक्रोफेजेज होते हैं वो आएंगे और इस सेल को क्या करेंगे, खा जाएंगे वहां से। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एपोप्टोसिस, यानी एक प्रोग्राम बना करके सेल को मारा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पे बताया गया है, एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से भी जाना जाता है एंड प्रोसेस डेट रिमूव डैमेज और अननेसेसरी सेल, जो डैमेज सेल होते हैं या फिर जो अननेसेसरी सेल होते हैं, इन अ कंट्रोल वे, एक कंट्रोल वे में उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, वहां से हटाया जाता है। की फीचर्स इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, सबसे पहले जो नॉर्मल सेल होता है जिसमें कि अब मान लीजिए कि म्यूटेशंस हो चुका है या फिर कोई भी वायरस उसके अंदर चला गया है तो वो सेल खुद को मारना चाहता है, तो क्या करेगा, सबसे पहले सेल श्रिंकेज होगा, यानी वो सेल क्या होगा कि सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद उसका डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है, डीएनए उसका टूट जाएगा। उसके बाद मेम्ब्रेन ब्लेंडिंग होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोसिस बॉडीज। इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से बॉडीज बनाया है ना, इसी को एपोप्टोसिस बॉडीज भी कहा जाता है। तो एपोप्टोसिस बॉडीज का फॉर्मेशन होता है और ये बाद में जाकर के टूट जाता है इस तरीके से। और विच आर इनगाल्फ बाई अदर सेल्स विदाउट कॉजिंग इन्फ्लामेशन, और इसको अदर सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेज हो गए उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इनगाल्फ यानी इसके खा लिया जाता है। ठीक है, जो मैक्रोफेजेज आते हैं अब इन सेल को खा जाते हैं बिना इन्फ्लेमेशन के, यानी जो पास के सेल्स होते हैं उसको किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाए बिना ही इस सारे सेल्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं। इट मेंटेन टिश्यू हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज लाइक कैंसर। इससे क्या होता है कि डिजीज जैसे कैंसर से भी हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस की वजह से। आगे यदि आप इसको और भी बढ़ा करके लिखना चाहते हैं तो इसमें आप इसके प्रोसेस को भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है अनलाइक नेक्रोसिस, यानी यहाँ पे बताया गया है कि अनकंट्रोल सेल डेथ। नेक्रोसिस में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, अनकंट्रोल सेल डेथ होता है। तो इसके दूसरे ऑपोजिट होता है जो एपोप्टोसिस होता है। इसमें एक प्रोसेस बना करके सेल को मारा जाता है जिससे कि जो पास वाली सेल है उसको किसी भी प्रकार का डैमेज न हो पाए। आगे सेल श्रिंकेज की बात किया गया कि सबसे पहले जो सेल होता है वो श्रिंक होता है
उसके बाद जो वो कंडेंस ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में क्या होता है कि जो उसका डीएनए होता है वो क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। आगे क्रोमेटिन कंडेंसेशन के बताया गया है कि डीएनए कंडेंस एंड फ्रेगमेंट इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न एंड उसके बाद ब्लेबिंग होता है, ब्लेबिंग यानी इस तरीके से मुड़ जाता है, उसी को कहा जाता है। तो बताया गया द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म स्मॉल वेसिकल्स कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। उसके बाद फेगोसाइटोसिस आते हैं जिसको कि जैसे कि मैक्रोफेजेज हो गए, तो वो क्या करेंगे कि ये जो एपोप्टोसिस बॉडी जिस तरीके से बने हुए होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको खा लिया जाता है। ठीक है, तो इसको एपोप्टोसिस आप समझ में आ गए, यानी एक प्रोग्राम बना करके जो डैमेज या किसी भी म्यूटेशन की वजह से जो इसमें किसी भी सेल में म्यूटेशन आ गया है तो उसको यदि मारना हो गया तो एक प्रोग्राम बना करके उस सेल को मार दिया जाता है ताकि आसपास के जो सेल है उसको किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इपिस्टेसिस की। इपिस्टेसिस क्या होता है, तो इसको सबसे पहले एग्जांपल से समझ लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्या है, एलील्स हैं। ठीक है, ये एक एलील है और ये क्या है, दूसरा एलील्स है। तो एलील्स को अपना अपना काम करना चाहिए, इसको अपना काम करना चाहिए, इसको अपना काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो एलील्स है ये दूसरे एलील्स को काम में टांग अड़ा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई तुम अपना काम कैसे कर रहे हो, हम तुमको काम ही नहीं करने देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो फिनोमिना होती है इसी को इपिस्टेसिस कहा जाता है। यानी इपिस्टेसिस इज द फिनोमिना ऑफ मास्किंग और सुप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन। ये एक एलील है और ये क्या है, दूसरा एलील है। तो ये क्या कर रहा है, ए के लिए बी क्या है, नॉन एलील है और बी के लिए ए क्या है, नॉन एलील है। ठीक है, तो जब कोई एलील दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को सुप्रेस कर दे यानी उसको ढक देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है, तब इसको क्या कहा जाता है, इस फिनोमिना को इपिस्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, यानी वो अपने काम को नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे नॉन एलिलिक जीन के काम में क्या कर रहा है, टांग अड़ा रहा है, उसको कह रहा है तुमको एक्सप्रेस होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इपिस्टेसिस कहा जाएगा। अब वही बताया गया है आगे कि द जीन विच सुप्रेस, जो जीन सुप्रेस हो रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज नोन एज इपिस्टेटिक जीन। यानी जो जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के काम में टांग अड़ा रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, उसको सुप्रेस कर दे रहा है, उसको क्या कहा जाता है, इपिस्टेटिक जीन कहा जाता है। यानी ए यहाँ पर क्या है, ए इपिस्टेटिक जीन कहा जाएगा। वही द जीन विच सुप्रेस, जो जीन सुप्रेस हो रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन एलिलिक जीन, नॉन एलिलिक जीन के प्रेजेंस में जो जीन सुप्रेस हो रहा है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, हाइपोस्टैटिक जीन कहा जाएगा। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी को हाइपोस्टैटिक जीन कहा जाएगा और ए को क्या कहा जाएगा, इपिस्टैटिक जीन कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। यानी जब कोई एक एलील दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन में काम अपना टांग अड़ा रहा हो, यानी उसको एक्सप्रेशन को ढक दे रहा हो, उसको सुप्रेस कर दे रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, इस फिनोमिना को इपिस्टेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो सबसे पहले इसको भी डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए, जब मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरीके से ये क्या है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पास पास आते हैं। उसके बाद इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसे कि ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसका जो होता है इस तरीके से आप देखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये दूसरा है, ये इस तरीके से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर यानी एक सुनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इसको कियाज मेटा कहा जाता है। इसी को जो होता है, इसी की वजह से जो जेनेटिक वेरिएबल या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी आप लोग को देखने को मिलती है, इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो कियाज मेटा का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या होता है कि इसमें कुछ इसका वाला जो पार्ट होता है, इसका वाला पार्ट जो है इसमें चला जाता है। ठीक है, इसका जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इसका पार्ट थोड़ा सा इसमें चला जाएगा और इसका वाला पार्ट थोड़ा सा इसमें चला जाएगा, जहां से ये कियाजमेटा का फॉर्मेशन हुआ है उस पॉइंट पर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या बताया गया है। पहले क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस ड्यूरिंग मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है जो कि मियोसिस के दौरान होता रहता है, वो भी मियोसिस के दौरान किस में, तो ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट में, इन विच जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट ऑफ डियर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो देख रहे हैं इस तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका जो इतना वाला पार्ट का जेनेटिक मटेरियल है वो इसके पास आ चुका है और इसका जो यहाँ का जेनेटिक मटेरियल था वो इसके पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं।
दियर एक्सचेंज रिजल्ट, इस एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स इन द ऑफस्प्रिंग इंक्रीजिंग जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे इसके थोड़ा सा प्रोसेस को यदि हम समझ लेते हैं तो सबसे पहला है अकर्स इन प्रोफेज फर्स्ट, कि प्रोफेज फर्स्ट में देखिए क्या होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस, जिसको कि क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये इस तरीके से पेयर अप हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाता है, इस तरीके से पेयर होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस कहा जाता है। आगे देखिए क्या बताया गया है, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर नोन एज बाईवेलेंट और टेट्राड, इसको बाईवेलेंट और टेट्राड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताया गया था एक्सचेंज हैपन एट पॉइंट कॉल्ड कियाजमेटा, अब जब एक्सचेंज होता रहता है इनका जेनेटिक मटेरियल तो वहां पे कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक नुमा संरचना था, हमने आप लोग को बताया था। ठीक है, और सिंगुलर में उसको कियाजमा कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पे कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है, यानी इस तरीके से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब एक नुमा संरचना बनाते हैं तब उसको। आगे बताया गया है यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म में कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से ये दोनों आपस में तो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन ये जो दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये और ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं यही तो इस तरीके से कियाजमेटा का फॉर्मेशन किए रहते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया कि जो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट, जहाँ पे एक नुमा संरचना का फॉर्मेशन हुआ रहता है वहां से वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और द ब्रोकन सेगमेंट एक्सचेंज एंड रीज्वाइन द ओपोजिट क्रोमेटिड, और जो ब्रोकन सेगमेंट होता है वो दोबारा से जुड़ता है लेकिन ओपोजिट क्रोमेटिड पे जाकर के जुड़ता है, यानी जो इसका वाला सेगमेंट होता है यहाँ से जो ब्रेक हुआ रहेगा और दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेगमेंट यहाँ से ब्रेक हुआ रहेगा, इसका वाला सेगमेंट इसके पे जाकर जुड़ जाएगा और इसका सेगमेंट जाकर के इसके पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाता है, जिसके वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है वो आ जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको आप लोग थ्योरी से एक बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। की तरफ चलते हैं जो कि है यस फेज की। यस फेज क्या होता है, जिसको कि सिनेप्सिस फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यस फेज के बारे में आपको पता होगा सेल साइकिल में, कि सेल साइकिल में आप देखे होंगे तो इस तरीके से एक साइकिल होता है जिसमें कि आप देखेंगे तो यहाँ से इतना जो स्थान होता है उसको कहा जाता है इंटरफेज कहा जाता है, और ये जो बचा हुआ थोड़ा सा है इसको कहा जाता है यम फेज कहा जाता है। ठीक है, इंटरफेज में आपको पता होगा टोटल 3 फेज आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। इंटरफेज में सबसे पहला होता है G1 फेज आता है, उसके बाद यस फेज आता है, उसके बाद G2 फेज आता है। ठीक है, ये तीनों किस में आते हैं, तो इंटरफेज में आते हैं। उसके बाद यम फेज में ही क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है या फिर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज में क्या होता है, जो सेल होता है वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जितना भी सेल का मटेरियल्स होता है वो डबल हो रहा होता है। तो उसी में आपको क्या पूछा है, यस फेज के बारे में पूछा है, यानी ये जो यस फेज आप लोग को इंटरफेज में दिख रहा है इसी यस फेज के बारे में आप लोगों से पूछा है। तो देखिए यस फेज में क्या होता है, यस फेज को सिनेप्सिस फेज के नाम से भी जाना जाता है। इज द स्टेज इन द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लिकेट, इस स्टेज ये सेल साइकिल का ही स्टेज होता है जिसमें क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है। यस फेज में ही जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है, क्योंकि आपको पता होगा क्रोमोसोम्स कैसा होता है, इस तरीके से ही क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन यस फेज में क्या होता है कि ये रेप्लिकेट करता है और कैसा बन जाता है, इस तरीके से क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, यानी इसका 2 कॉपी बन जाते हैं। तो वही बताया गया है यस फेज में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेज, ये इंटरफेज का पार्ट होता है जो कि आप देख रहे हैं इंटरफेज में ही G1 फेज आ रहा है, यस फेज आ रहा है और G2 फेज आ रहा है, तो इंटरफेज का ही ये पार्ट होता है। आगे द पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन एंड क्रूशियल फॉर इंसरिंग दैट ईच डॉटर सेल्स रिसीव एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जीनोम्स, यानी यहाँ पर क्या देखिए बताया गया है, यह इंटरफेज का हिस्सा है और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक संतति कोशिका को जीनोम की एक समान प्रतिलिपि प्राप्त हो। यानी इसी फेज में डीएनए बन रहा है, आप लोग को पता है ना, इसी फेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स ऐसे नॉर्मल में तो ऐसे रहता है, लेकिन जब सेल को डिवाइड करना रहता है तब यस फेज में जब सेल जाता है तब क्या होता है कि इस तरीके से इसका और एक कॉपी बन जाता है। उसके बाद जब सेल डिवाइड होता है तो फिर ये वाला जो कॉपी इसका जो नया वाला बना है ये अलग सेल में चला जाएगा, और ये वाला जो बना हुआ है ये किस में चला जाएगा, अलग सेल में चला जाएगा, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग को रिवाइज करा देते हैं कि हमने अभी तक आप लोग को क्या क्या बताया है। देखिए
सबसे पहले हमने आप लोग को बैक क्रॉस के बारे में बताया कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस में हमने आप लोग को बताया कि जब F1 जो हाइब्रिड मिला हुआ है इसका किसी भी पेरेंट के साथ यानी डोमिनेंट पेरेंट के साथ या फिर रिसेसिव पेरेंट के साथ जब बैक में क्रॉस करा दिया जाता है तब इसको बैक क्रॉस कहा जाता है। और दोबारा हमने आप लोग को टेस्ट क्रॉस के बारे में हमने बताया। तो टेस्ट क्रॉस में हमने बताया कि जो F1 हाइब्रिड होता है यदि उसका हम रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। और हमने बताया कि जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं उसको हम बैक क्रॉस तो कह सकते हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंट के साथ यदि क्रॉस हुआ है तो केवल इसको बैक क्रॉस ही कहा जाएगा, इसको टेस्ट क्रॉस हम नहीं कह सकते हैं। आगे हमने आप लोग को बताया है एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई भी सेल जिसमें कि अल्ट्रावायलेट किरण की वजह से या फिर किसी भी केमिकल से किसी वजह से उसमें वायरस इन्फेक्शन हो गया, तब क्या करता है कि सेल खुद को डेथ करवाना चाहता है, खुद को मरवाना चाहता है। तब सेल क्या करता है कि वो श्रिंकेज होने लगता है, इस तरीके से श्रिंक होने लगता है। उसके बाद वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है और मैक्रोफेजेज आते हैं और इसको खा जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे कि इस तरीके से सेल होते हैं। अब ये बीच वाला सेल को यदि अल्ट्रावायलेट किरण की वजह से या फिर वायरस की वजह से इसमें इन्फेक्शन हो चुकी है तो ये खुद को मरवाना चाहता है, तो ये श्रिंकेज हो जाएगा, टूट जाएगा और मैक्रोफेजेज या इसको खा जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इसके आसपास वाले सेल है ये सही सलामत रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, बस ये वाला जो सेल है ये खुद को खत्म करवा देगा वहां से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एपोप्टोसिस, जिसमें एक प्रोग्राम बना करके सेल को मारा जाता है ताकि जो आसपास के सेल है उसको किसी भी प्रकार की हानि न हो पाए। अब नेक्स्ट एपिस्टेसिस के बारे में हमने आप लोग को बताया कि जो दो एलील्स होते हैं उसमें जो एक एलील्स होता है वो नॉन एलिलिक जीन यानी जो दूसरा एलील है उसके जीन के एक्सप्रेशन को यदि वो रोक रहा है, उसको सुप्रेस कर रहा है या फिर उसको ढक दे रहा है, मास्क कर दे रहा है, तब उसको क्या कहा जाता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है एपिस्टेसिस कहा जाता है। अब इसमें जो सुप्रेस कर रहा है उसको एपिस्टैटिक जीन कहा जाएगा, जैसे कि ए को एपिस्टैटिक जीन कहा जाएगा और जो सुप्रेस हो रहा है उसको हाइपोस्टैटिक जीन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमने आप लोग को क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ये मियोसिस सेल डिवीजन में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसके दौरान होता है, जिसमें कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसका एक्सचेंज होता है, जिसके वजह से जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने आप लोग को बताया यस फेज के बारे में। यस फेज को सिनेप्सिस फेज के नाम से भी जाना जाता है और ये इंटरफेज का ही एक पार्ट होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।